नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। संभल हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली को किया गिरफ्तार। सर्वे के दौरान हिंसा के मामले में पुलिस ने पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में माओवादी के खिलाफ अभियान को मिली बड़ी सफलता। बीजापुर में 2 महिला नक्सली समेत 22 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इन सभी पर था 11 लाख रुपए का इनाम। कर्नाटक के सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण पर बहस के बीच आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने धर्म के आधार पर आरक्षण को बताया असंवैधानिक। औरंगजेब पर मचे बवाल पर होसबोले ने कहा, आक्रांताओं जैसी मानसिकता वाले लोग देश के लिए खतरा। केंद्र सरकार का प्याज पर निर्यात शुल्क हटाने का फैसला। किसानों के साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी किया स्वागत। देश में इस बार प्याज का उत्पादन 227 LMT होने का अनुमान। बलूचिस्तान में हालात बेकाबू। मानवाधिकार कार्यकर्ता की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर सेना और पुलिस की कार्रवाई। 4 लोगों की मौत। बलोच सशस्त्र विद्रोहियों के हमले में 4 सैनिक भी मारे गए। और सनराइजर्स हैदराबाद का IPL के दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 200 का आंकड़ा पार। ट्रेविस हेड और ईशान किशन ने जड़े तूफानी अर्धशतक। और अब विस्तार से समाचार। कर्नाटक सरकार द्वारा सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के फैसले पर चल रही बहस के बीच आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने रविवार को कहा कि संविधान धर्म आधारित कोटा की अनुमति नहीं देता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के आरक्षण हमारे संविधान निर्माता BR अम्बेडकर के खिलाफ हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के समापन दिवस पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए होसबोले ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान में धर्म आधारित आरक्षण को स्वीकार नहीं किया गया। ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति हमारे संविधान निर्माता के खिलाफ जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि पूर्ववर्ती अविभाजित आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा मुसलमानों के लिए धर्म आधारित आरक्षण लागू करने के पिछले प्रयासों को उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। Religion based reservation is not possible. Backward class within that religion, it is there. कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में, बहुत जगह पर है. Backward communities within it. See, that is why religion based reservation is not accepted in the constitution authored by Dr. Baba Saheb Ambedkar. Anybody who thinks of this, they are going against the wishes of the founding fathers of the constitution. औरंगजेब पर मचे बवाल पर उन्होंने रविवार को बेंगलुरु में कहा कि क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति को आइकॉन बनाएंगे जो भारत की संस्कृति के खिलाफ था, या हम उन लोगों के साथ जाएंगे जिन्होंने इस भूमि की परंपराओं के अनुसार काम किया। भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, यह मुद्दा है। तो इसलिए औरंगजेब उसमें नहीं बैठते हैं, जबकि उनके भाई दारा सिंह उस आइकॉन में उस स्थिति में बैठते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर आरएसएस कार्यवाह ने कहा कि सरकार ने वक्फ के लिए एक आयोग बनाया है। हम देखेंगे कि वे क्या लेकर आते हैं। अब तक जो भी हुआ है वो सही दिशा में हुआ है। हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। वक्फ के बारे में सरकार ने जॉइंट कमीशन बनाए हैं, जो हुआ है अभी तक का वो सही दिशा में चला है। सरकार कैसे करती है, पार्लियामेंट क्या करता है, हम देखेंगे। और वक्फ के बारे में केवल संघ के नहीं, समाज के बहुत सारे, कर्नाटक में ही हम देखेंगे तो बहुत सारे किसानों ने यहाँ irrespective of their party affiliations, their ideological persuasions, they came forward and they said वक्फ के बारे में ऐसे हमारे जमीनों को कर दिया, ऐसे बहुत बड़ा हुआ था।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिन की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के अंतिम दिन संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि संघ के 100 साल पूरा होने के अवसर पर आत्मनिरीक्षण करने का मौका मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 100 साल के पूरा होने पर हमें जश्न के बजाय समाज के हितों पर कार्य करने का संकल्प लेना चाहिए। The 100th year definitely provides us an occasion, an opportunity to, number one, to introspect. Number two, to place our acknowledgement to the society at large. This is an occasion for us to rededicate ourselves to the cause of nation. Instead of calling it a celebration of 100th year, we shall take a resolve to do our work more meticulously, more qualitatively. We are part and parcel of this society. We are not away from this society. छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने की दिशा में बीजापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बीजापुर में 2 महिला नक्सली समेत 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इन सभी पर 11 लाख का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली में तेलंगाना स्टेट कमेटी और आंध्र ओडिशा बॉर्डर के सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति और सुरक्षा बल कैंप स्थापना से नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इस नीति के तहत अब तक 107 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जबकि 143 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। शासन की जो रात पुनर्वास नीति और आत्मसमर्पण की नीति के अंतर्गत लगातार जिला बीजापुर में नक्सलियों और उनके समर्थकों के द्वारा उनके नक्सल संगठन के धारा से विमुख होकर के, उनके मुंह भंग होकर के लगातार इसमें आत्मसमर्पण किया जा रहा है और इसमें लगातार पुलिस और केंद्रीय पुलिस बल के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आज कुल 22 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। इसमें एओबी के सदस्य, इसके अलावा प्लाटून मेंबर्स और तेलंगाना स्टेट कमेटी मेंबर्स इत्यादि कुल 11 लाख के इनामी नक्सली हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में 17 मार्च की हिंसा के बाद विभिन्न इलाकों से अब कर्फ्यू पूरी तरह से हटा लिया गया है। 22 मार्च को आंशिक छूट के बाद पुलिस ने स्थिति की समीक्षा की और आज दोपहर 3 बजे प्रभावित इलाकों से सभी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया। शनिवार को जोन 3 के अंतर्गत आने वाले इलाकों से कर्फ्यू पूरी तरह हटा लिया गया, जिसमें पचपावली, शांतिनगर और लकड़गंज पुलिस स्टेशन की सीमाएं शामिल हैं। हालांकि नए सिरे से आकलन के बाद अधिकारियों ने 23 मार्च को कोतवाली तहसील, गणेशपेट और यशोधरा नगर से सभी शेष प्रतिबंध हटा लिए हैं। कर्फ्यू हटने से स्थानीय लोग भी खुश हैं। कर्फ्यू हट गया, आज हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा शहर वापस से पुरानी जो परिस्थिति थी, पुरानी जो हमारी वो थी रोज की चाल चलन, उसी राह पे आ गया है और हम प्रशासन का धन्यवाद करेंगे कि उनने बहुत अच्छी कोशिश करके हमारे शहर को जैसा पुराना वातावरण था वैसी हमारे शहर को लाके खड़े किया है। अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम अपने धंधा, पहले पूरा धंधा चौपट हो गया, धंधा ही नहीं हो रहा है, लोग परेशान थे बहुत ज़्यादा, पूरी दुकान बंद, लोग परेशान, बहुत प्रॉब्लम हो गए। अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो भाई गाड़ी चला सकते, 2-4-500 खर्चा कमा सकते, अपना घर चला सकते। उत्तर प्रदेश के संभल में कोतवाली पुलिस ने शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा जफर अली को चंदौसी स्थित जिला अदालत में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि बीते वर्ष 24 नवंबर को संभल में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा के मामले में पुलिस ने पूछताछ के बाद जफर अली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि संभल में शांति बनाए रखने के लिए बल तैनात किया गया है। पूर्व से ही ड्यूटियां लगाई गई हैं, पहले से ही, तो जैसे पहले से लगती आई उसी तरह से आज भी ड्यूटी लगाई, कोई विशेष वो नहीं है, क्योंकि शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त फोर्स पहले भी लगा हुआ था, अब भी है और शांति पूरी तरह से शांति है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के बिना नक्शा पास कराए गए मकान निर्माण के मामले में अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। दरअसल अवैध निर्माण मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है। मामले में सपा सांसद के पिता ममलुकुर रहमान बर्क ने प्रकरण में तीसरा पक्ष बनाने के लिए एसडीएम कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन अपील खारिज होने पर उन्होंने डीएम की अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है, जहां सुनवाई के लिए 5 अप्रैल की तारीख तय की गई है। इससे पहले एसडीएम वंदना मिश्रा के यहाँ शनिवार को सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के अधिवक्ता कासिम जमाल पेश हुए। उन्होंने समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता
वर्ग के मुताबिक बताया कि पूरे प्रकरण में तीसरा पक्ष बनने के लिए उन्होंने इसी वर्ष 23 जनवरी को एक प्रार्थना पत्र एसडीएम के यहाँ दिया था। हालांकि एसडीएम ने 10 फरवरी को उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। अब इस प्रकरण में उन्होंने डीएम संभल के न्यायालय में अपील दायर की है, जिसमें अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। सुनवाई थी और उसमें आज बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए विवादित बयान पर सियासत गर्मा गई है। आगरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने सांसद का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ तहरीर भी दी गई। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने कहा कि तहरीर के आधार पर 24 घंटे में मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो हिंदू महासभा सड़क पर आंदोलन के लिए उतरेगी। उन्होंने कहा कि उनके बयान से करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी द्वारा औरंगजेब का गुणगान और राणा सांगा का अपमान किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। उप मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राणा सांगा का अपमान, औरंगजेब का गुणगान, यही है सपा की राजनीति और इनके मुखिया अखिलेश यादव की असली पहचान। देश के महापुरुषों का बार बार अपमान और देश के दुश्मनों का सम्मान करके सपा ने अपने अंत का रास्ता खुद चुन लिया है। अब जनता ब्याज समेत हिसाब चुकता कर सपा को सजा देकर समाप्तवादी पार्टी बनाने का काम करेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2024 चंडीगढ़ ग्रेनेड हमले के मामले में बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकवादी संगठन के 4 आतंकवादियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र दाखिल किए गए आरोपियों में पाकिस्तान स्थित नामित व्यक्तिगत आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा और अमेरिका स्थित हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया शामिल हैं। ये दोनों आतंकवादी हमले के मुख्य संचालक और साजिशकर्ता थे। उन्होंने ग्रेनेड हमले को अंजाम देने के लिए चंडीगढ़ में भारत स्थित ज़मीनी गुर्गों को रसद सहायता, आतंकी फंड, हथियार और गोला बारूद मुहैया कराया। हमले का उद्देश्य पंजाब पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को निशाना बनाना था। जांच से पता चला कि रिंदा ने हैप्पी पासिया के साथ मिलकर ग्रेनेड हमले के माध्यम से कानून प्रवर्तन अधिकारियों और आम जनता के बीच आतंक फैलाने की साजिश रची थी, जिसका उद्देश्य बीकेआई के आतंकवादी एजेंडे को बढ़ावा देना था। जांच से पता चला कि रिंदा और हैप्पी ने अन्य आरोपियों रोहन मसीह और विशाल मसीह को ग्रेनेड फेंकने से पहले 2 बार लक्ष्य पर टोही करने का निर्देश दिया था। मामले की जांच जारी है और एनआईए बीकेआई आतंकी समूह के अन्य सदस्यों का पता लगाने और भारत में इसके नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु में परिसीमन मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंती श्रीनिवासन ने परिसीमन को डीएमके और अन्य क्षेत्रीय दलों की एक ध्यान भटकाने की रणनीति करार दिया। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस भी उनके साथ शामिल हो गई है। उन्होंने बताया कि परिसीमन मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में कुछ भी जारी नहीं किया है, तो डीएमके इस मुद्दे को क्यों उठा रही है। तमिलनाडु में राज्य सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्से और असंतोष के कारण डीएमके इस
गैर मुद्दे को एक मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी है और वे लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। Diverting tactics of the DMK party and also the other regional parties, and in fact the Congress also joined with them. On this issue, categorically our Honorable Home Minister Amit Shah ji has said about that so far central government has not issued anything regarding this. So the delimitation issue has not been clearly in front of the public or in the public domain. When that is being so, why DMK is taking up this issue? And what we see, because of the anger and dissatisfaction among the people in Tamil Nadu, DMK is taking up this non-issue as an issue, and they want to divert the attention of the people. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा के लिए नासिक का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नासिक में वर्ष 2027 के कुंभ मेले की तैयारी जोर शोर से की जा रही है, जिसमें नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, आवास, निर्दिष्ट स्थान और पार्किंग क्षेत्र के निर्माण की योजना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में पूजा अर्चना की और प्रशासन से स्थिति का जायजा लिया। फडणवीस ने आश्वासन दिया कि मास्टर प्लान को लागू किए जाने के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ स्नान के लिए लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। 2027 में महाराष्ट्र के नासिक और त्र्यंबकेश्वर में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होगा। इस आयोजन की दृष्टि से हम लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं। नासिक में क्या करने की आवश्यकता है, इसका एक मास्टर प्लान हमने तैयार किया था, जिसको हमने पिछले ही समय मान्यता दी है। उसके काम भी हम चालू कर रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर यहाँ पर पानी साफ हो, इस दृष्टि से एसटीपी की व्यवस्था हो, रास्तों की व्यवस्था हो, ब्रिजेस की व्यवस्था हो, साधु ग्राम की जो जगह है उसको अधिग्रहित करके वहां पर सारी व्यवस्थाएं खड़ी करनी हो। ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से प्रयागराज में जो प्लानिंग हुआ था उससे ज्यादा लोग वहां पर आए, वैसे ही अपेक्षित है कि यहाँ पर भी ज्यादा लोग आएंगे। इसलिए हम लोगों ने अब यहाँ पर मेला प्राधिकरण का कानून बनाने का तय किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 27 करोड़ 81 लाख की लागत से बने प्रदेश के सबसे बड़े सेंट्रल वेयरहाउस का लोकार्पण किया। ये वेयरहाउस गीडा सेक्टर 26 में करीब 5.5 एकड़ क्षेत्रफल में बना है, जिसकी क्षमता 21,150 टन है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल रूप से देश के अलग अलग शहरों में 18 अन्य वेयरहाउस का भी लोकार्पण किया, जिसकी कुल लागत 264 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वेयरहाउसिंग बिजनेस देश के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में तेजी से बढ़ रहा है और भारत देश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में विकसित हो रहा है। सेंट्रल वेयरहाउस कॉरपोरेशन के द्वारा देश में 18 विविध राज्यों में, विविध भागों में हमने वेयरहाउस उद्घाटन किया है। 264 करोड़ इसमें हमने इन्वेस्ट किया है और इधर जो है 1,20,000 स्क्वायर फीट का सिंगल एक वेयरहाउस हमने गोडाउन हमने शुरू किया है। इसका इधर इस एरिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और बाकी सब एक्टिविटी भी चल रहा है, ई कॉमर्स का एक्टिविटी चल रहा है, उसके कारण बहुत ही बड़ी मात्रा में वेयरहाउसिंग का डिमांड है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, वो भी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है और इसका एक्सपोर्ट वगैरह बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। इसके कारण लॉजिस्टिक व्यवस्था में एक बहुत अहम पहल है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी के किनारे घड़ियाल दिखने के बाद पर्यावरणविद और पर्यटक खासे उत्साहित हैं। घड़ियाल पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। नदी के पानी को स्वच्छ बनाए रखने का काम घड़ियाल करते हैं। गंगा किनारे घड़ियाल दिखाई देने के बाद पर्यावरणविदों ने इस क्षेत्र को एक संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग की है।
डॉल्फिन बढ़ी है वहाँ संख्या में, और वहाँ पर जो घड़ियाल वगैरह भी मिले हैं। तो ये जो है सब ये है एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर जलीय जो इकोसिस्टम होता है उसके पार्ट है। तो अगर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो 30 मिलीग्राम के अंदर जो ऑक्सीजन है तो उसमें मछली मर जाती है। जब मछली मर जाएगी तो घड़ियाल भी नहीं हो पाएगी, ना डॉल्फिन हो पाएगी, और दूसरे जो है जंतु भी हो पाएंगे। उसमें हरी शैवाल का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हरी शैवाल जो होती है अगर वो किनारे लगती है तो वो जो है वो ऑक्सीजन बढ़ाती है और पानी को साफ कर देती है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हालात बेकाबू हो गए हैं। पाकिस्तान सेना और सरकार के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बलोच मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर मेहरंग बलोच की गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई के लिए जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर सेना और पुलिस की कार्रवाई में अब तक 4 लोग मारे गए हैं। वहीं बलोच सशस्त्र विद्रोहियों के हमले में 4 सैनिक भी मारे गए हैं। कुछ पंजाबी मजदूरों की भी हत्या की जानकारी सामने आई है। हालात पर काबू पाने के लिए क्वेटा और आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है और इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। दूरदर्शन भवन में डीडी न्यूज वॉकथॉन का आयोजन किया गया। आयोजन में डीडी न्यूज के सभी कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मंडी हाउस के दूरदर्शन भवन से डीडी न्यूज वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई गई, इस संदेश के साथ कि दूरदर्शन कर्मी फिट रहें, स्वस्थ रहें। जोश और उत्साह से भरपूर इस वॉकथॉन को पूरा करने के लिए सभी कर्मियों ने मंडी हाउस से इंडिया गेट सर्कल की दूरियों को नापा। 15 दिव्यांगजन भी इस वॉकथॉन का गवाह बने, आम लोगों के साथ हिम्मत से चले। डीडी न्यूज ने एक वॉकथॉन ऑर्गेनाइज किया। माननीय प्रधानमंत्री का जो फिट इंडिया का आह्वान है उसको देखते हुए हमने सबने ये डिसाइड किया कि हम भी इसका एक हिस्सा बनेंगे। हमारे 300 करीब प्रतिभागी थे। सबको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए और सबको इसका हिस्सा बनना चाहिए। विशेषज्ञों की माने तो सुबह का टहलना सेहत के लिए जरूरी है। सुबह की ताजी हवा में सैर करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दूरदर्शन समाचार के अपर महानिदेशक ने कहा कि रोज व्यायाम से स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे कि आजकल हमारे जीवन की जो शैली बन गई है उसमें हमारा जो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी जीवन शैली की वजह से हो रही हैं लोगों को, और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हैं, इफेक्टेड हैं। अगर हम रोज़ व्यायाम करेंगे और वॉक करेंगे और थोड़ी सी हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो हम इन सब बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो फिट इंडिया मूवमेंट में सभी को भाग लेना चाहिए, सभी को अपने आप को फिट रखना चाहिए और इस अभियान को हम जितना आगे बढ़ा सकें हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और उसी कड़ी में आज हम सभी ने मिलकर ये एक छोटा सा वॉकथॉन किया है। दिव्यांगों के लिए बनी संस्था स्वयं और आइडिया ने डीडी न्यूज वॉकथॉन में अपनी मजबूत भागीदारी दिखाई, सुगम्य भारत का मंत्र दिया और हर क्षेत्र में दिव्यांगों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आज डीडी मैराथन के वॉकथॉन के इवेंट में आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कि आपने उस प्रोग्राम को इंक्लूसिव बनाया। एक्सेसिबिलिटी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसिलिटी है विच इज़ एक्चुअली अ ह्यूमन राइट, और आज यहाँ आके ये एहसास होता है कि डीडी एक फैमिली की तरह इंक्लूसिविटी के ऊपर विश्वास रखती है और उसको प्रमोट करती है। बहुत अच्छा पहल है डीडी की तरफ से। आइडिया और स्वयं ने मिलकर ये जो समागम आज लगाया है कि लाइक माइंडेड पीपल दिल्ली दूरदर्शन के परिवार आज इंडिया गेट पे वॉकथॉन में भाग लिया। भारत को एक्सेसिबल बनाए, भारत को इंक्लूसिव बनाए। जब हम डेवलप्ड नेशन की तरफ चल रहे विश्वगुरु बनने में आगे अग्रसर है तो उस समय पे समावेशी भारत होना बहुत ज़रूरी है। इस दिशा में लोगों को संवेदनशील बनाना और उनका माइंडसेट को चेंज करने के लिए ये वॉकथॉन किया गया है। ये सराहनीय कदम है। वॉकथॉन में हिस्सा ले रहे प्रतिभागियों को अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कृत भी किया गया। पुरुष वर्ग में राहुल शर्मा पहले और मंथन को दूसरे स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। वहीं महिला वर्ग में प्रतिभा को पहले और कुसुम मीणा को दूसरा स्थान हासिल करने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। 18 से 40 आयु के पुरुष वर्ग में मयंक और महिला वर्ग में ऋतु को प्रथम स्थान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं 40 से 50 आयु के पुरुष वर्ग में असीम मिश्रा और महिला वर्ग में शानू को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा 50 से ज्यादा आयु वर्ग के लिए पुरुष वर्ग में सुशील और महिला वर्ग में रेवती को पहला स्थान हासिल करने के लिए पुरस्कार दिया गया। 4 दिव्यांगजनों को भी पुरस्कृत किया गया।
देखिए, बहुत ही अच्छा प्रयास था वॉकथॉन डीडी न्यूज़ के माध्यम से एकता, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के बहुत ही अच्छा शानदार एक संदेश दिया है और इस तरीके से कि किस तरीके से फिटनेस को हम और बढ़ा सकते हैं। और प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, तो निश्चित तौर पे सबके लिए संदेश है कि अपने फिटनेस को हमेशा आगे रखें और हमेशा फिट रहें। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। हम दूरदर्शन भवन से पूरा इंडिया गेट का सर्कल पूरा किया, वापस इंडिया गेट आए। फिट रहने के लिए बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। जो प्रोग्राम रखा बहुत अच्छा रखा है। जिसने एक्सरसाइज नहीं किया होगा, जिसने मॉर्निंग वॉक नहीं किया होगा, वही मॉर्निंग वॉक करने लग जाएगा। साथ ही ऐसे आयोजन के जरिए फिट इंडिया के मंत्र को पूरा करने का संकल्प भी लिया गया। विशेषज्ञों का साफ तौर पे कहना है कि आपकी रोजाना की 25 से 30 मिनट की वॉक आपको सेहतमंद रख सकती है, आपको कई बीमारियों से दूर रख सकती है। और उन बीमारियों की अगर हम बात करें तो उसमें ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपके लिए जानलेवा है। तो अगर आपको फिट रहना है, स्वस्थ रहना है, तो रोज़ाना वॉक को ज़रूर प्रेफर करें। कैमरामैन सुनील राणा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। आईपीएल में आज के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच दिन का पहला मैच खेला जा रहा है। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताज़ा जानकारी मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 विकेट गंवाकर 279 रन बना लिए हैं। हैदराबाद का पहला विकेट अभिषेक शर्मा के रूप में गिरा, वे 24 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद ट्रेविस हेड 67 रन और नीतीश कुमार 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे। आईपीएल के इतिहास में अभी राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक खेले गए कुल 20 मुकाबलों में से एसआरएच को 11 मैचों में जीत मिली है, जबकि राजस्थान रॉयल्स को सिर्फ 9 मुकाबलों में ही जीत हासिल हुई है। ग्लोबल इंडियन प्रवासी कबड्डी लीग ने दिल्ली में एक भव्य समारोह में अपनी चैंपियनशिप ट्रॉफी का अनावरण किया। ये लीग 18 अप्रैल से गुरुग्राम में शुरू होगी और इसमें मिस्र, केन्या, अर्जेंटीना, जर्मनी, इंग्लैंड, नॉर्वे और पोलैंड जैसे कई देशों की टीमें भाग लेंगी। इस लीग में 12 टीमें होंगी, जिनमें से 6 महिला टीमें और 6 पुरुष टीमें होंगी। टीमों के नाम उनकी क्षेत्रीय पहचान को दर्शाते हैं, जैसे कि मराठी, फॉल्कन्स, भोजपुरी, लेबरेज, तेलुगु, चीता, तमिल अलायंस, पंजाबी टाइगर्स और हरियाणवी शॉक्स। जीआईपीकेएल के अध्यक्ष कंथी डी सुरेश ने कहा कि ये लीग कबड्डी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ये लीग न केवल कबड्डी के प्रति जुनून को बढ़ावा देगी, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और विरासत को भी प्रदर्शित करेगी। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।